अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त सेनेट इलेक्शन का मामला, इसकी गहमा गहमी जारी है। कल तक ये डिसाइड हो चुका था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला फाइनलाइज हो गए हैं, सीट एडजस्टमेंट हो गई है। 6 और 5 का ये हिसाब किताब रखा जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो सीट एडजस्टमेंट और बिला मुकाबला इंतखाब वाला जो मामला है ये किसी तरह से खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान के अंदर इस वक्त मालदारों का मुकाबला है, रिवायती सियासतदानों का मुकाबला है और कारकुनान का मुकाबला है। ये तीनों जो लोग हैं ये आपस में एक दूसरे के सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सेनेट का ये मामला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही अब तक डिले का शिकार होता रहा, अब मज़ीद आगे ये मामला एक साइज पर होता है, सेनेट इंतखाबात हो जाते हैं या फिर ये जो अंदरूनी रफ्ट है यानी कि टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, जिनको मिल चुका है या जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं वो इस वक्त अपने कागजात वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। तो अब ये मामला किस तरफ जाएगा। एक और भी इसमें इशू मिसाल यूसुफजई के हवाले से आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर उनको टिकट दिया गया है। बहुत से पार्टी के अंदर ही लोग कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी साहिबा की वजह से उनको दिया गया है। तो ये किसके कहने पर टिकट दिया गया है, क्योंकि बुशरा बीबी की बहन ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने इस बात की नफ़ी की कि बुशरा बीबी के कहने पर यह टिकट नहीं दिया गया है। कहीं और से अगर ये सिफारिश आई हो तो वो कह नहीं सकते। मरियम रियाज भुट्टो साहिबा ही प्रोग्राम के आगाज़ में आज मुझे ज्वाइन कर रही हैं, उन्हीं से इन तमाम सवालात के जवाबात भी ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, बुशरा साहिबा की तबीयत के हवाले से आगाह कीजिएगा, कैसी है उनकी तबीयत, क्या आप लोगों की मुलाकात, फैमिली मेम्बरान की मुलाकात हुई है बुशरा साहिबा से? अस्सलाम वालेकुम किरण, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत परेशान हैं उनके बारे में, क्योंकि जो लास्ट न्यूज़ हमें मिल रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात करनी दी जाती है कोई आधे घंटे के लिए, तो पिछले हफ्ते वो मुलाकात भी नहीं हुई तो इस वो हो सकी। तो इस वजह से बिल्कुल उनके बारे में जो खबरें मिल रही हैं वो बहुत परेशान है। हमें ये पता है कि पहले जेल में जिन हालात में उनको रखा गया है वो कोई अच्छे हालात नहीं हैं। काफी मैं प्रोग्राम के तवसत से एक बात कहना चाहूंगी कि ये रूमर्स उड़ाई जाती हैं कि बीबी को बड़ी सहूलियात में उनका जो सेल है उस तरह, तो दैट इज एब्सोल्युटली कोई उसमें सच्चाई नहीं है। वो बहुत छोटे से सेल में, आपको पता है आजकल बारिशें हो रही हैं तो आपको हैरत होगी सुन के कि बारिशों में छत उनकी टपकना शुरू हो जाती है, उसके बाद कीड़े और बढ़ जाते हैं। और जो लास्ट टाइम वो बीमार हुई थी वो एक जहरीला कीड़ा काटा था उसकी वजह से हुई थी, और खाना उनको ऐसे दिया जाता है कि वो खा नहीं पाती हैं। बहुत वेट लॉस हो गया है, कभी मिर्चें बहुत ज्यादा, कभी पानी, और पानी जो उनको दिया जाता है वो ग्रीसी होता है। और खान साहब और बीबी को दोनों को जो पानी देते हैं वो ग्रीसी वाटर होता है। और दूसरा ये कि उनके जो, आपको पता है कि बिजली बंद कर दी जाती है कमरे की, जब गर्मी होती है तो बिजली बंद कर देते हैं, 2-2 दिन बिजली बंद रखते हैं। तो आई थिंक इस पे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं रेज करनी चाहिए। आपने एक्स पर एक पैगाम दिया मिसाल यूसुफजई के हवाले से और उनके लिए कहा कि उनको टिकट बुशरा बीबी की सिफारिश पर नहीं दिया गया है, उनका नाम ना इस्तेमाल किया जाए। अगर ये हुक्म कहीं और से आया है तो ये अलग बात है। तो इससे आपकी क्या मुराद है, कौन चाहता है मिसाल यूसुफजई को टिकट दिलवाना? मरियम साहब, अच्छा, मेरे आखिर इसमें ये था कि मुझे काफी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा, जर्नलिस्ट ने भी, मैसेजेस आ रहे थे कि जी यही कहा जा रहा है और ये आम तासुर ये है कि बुशरा इमरान के कहने पे और उनकी सिफारिश पे मिसाल साहिबा को टिकट मिला है। और उसमें मुझे ये 100% पता है कि बुशरा इमरान ने इनकी सेनेट की टिकट के बारे में किसी को नहीं कहा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 2 महीने से तो लॉयर्स की भी मुलाकात नहीं हुई, तो उस तरीके से वो नहीं कहलवा सकती। और फैमिली जब मिली तो बीबी कभी भी टिकट्स की बात और इसमें वो नहीं करती, दखल नहीं देती, तो ये हो नहीं सकता कि उन्होंने कहा। तो दैट इज व्हाई आई रोट दैट ट्वीट कि अगर पार्टी का अपना डिसीजन है किसी भी और वजह से, और अगर खान साहब ने उनको एम्पावर किया है तो वो करें, लेकिन इसके ऊपर बुशरा इमरान का नाम नहीं आना चाहिए कि उनकी वजह से ये टिकट दिया जाए। झूठ क्या सुनाया गया सबको जेल में जाकर? मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं कह रही कि झूठ सुनाया गया। मुझे ये था कि खान साहब ने, कहते हैं कि जी खान साहब ने डिसाइड किया, तो मुझे तो कहीं खान साहब को भी ये ना कहा हो कि जी बीबी ने उनकी सिफारिश की है, क्योंकि खान साहब उस दिन तो मैंने आपको बताया ना कि बीबी से मुलाकात नहीं हुई, फैमिली की भी। तो खान साहब को भी कहीं ये ना कहा गया हो कि जी बीबी कह रही हैं, और खान साहब जाहिर बात है कि नहीं सुनेंगे किसी के भी, अपनी सियासी उसके ऊपर करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, और मिसाल बीबी ने अपनी ट्वीट में ये कहा
कि खान साहब की फैमिली वहाँ मौजूद थी, तो इस पे मुझे ये भी नहीं पता कि फैमिली कंफर्म करे कि खान साहब ने कहा या खान साहब को ये कहा गया हो कि जी पॉलिटिकल पार्टी ने इनका नाम दिया है और हमारे पास सिर्फ यही कैंडिडेट है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब हमारे पास इतनी और वर्कर्स हैं पीटीआई की और मशाल इज रिलेटिवली न्यू, तो खान साहब क्यों खुद से उनका नाम करेंगे? या तो कहा गया हो कि जी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नाम तजवीज किया। तो मुझे कुछ उसमें कुछ साउंड ग्राउंड्स नजर नहीं आ रहे थे उनकी रिकमेंडेशन के लिए। अच्छा, एक तो मरियम साहबा, एक तो बात आपको 100% पता है कि बुशरा साहिबा के कहने पर मरियम उनको टिकट नहीं दिया गया मिशाल को। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि 3 महीने से इन दोनों के दरमियान कोई राबता भी नहीं हुआ है। क्या ये बात दुरुस्त है? और राबता अगर नहीं हुआ है, वजह क्या है इसकी? 5 महीने पहले तर्जुमानी से हटाया था पहले थी वो बीबी की, तो उनसे वो पोजीशन, क्योंकि बीबी ने कहा कि वो कोई सियासी वर्कर तो है नहीं, तो या सियासी लीडर नहीं है, तो उनको तर्जुमान की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मिशाल साहिबा को उनकी सर्विसेज कह के वापस कर दी 5 months ago। उसके बाद से वो नहीं मिली बुशरा इमरान से जेल में। मैंने आपको जैसे कहा कि सिर्फ फैमिली की मुलाकात होती है आधे घंटे के लिए 1 हफ्ते में, कि एक दिन खाना अलाउड होता है, वरना आपको पता है कि वो तो बिल्कुल आम कैदियों वाले सेल में रहती हैं और वहीं पे उनको जेल का ही खाना मिलता है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन खाना अलाउड होता है और वो चीज़ें हम लोग उनको घर से हफ्ते में 1 दिन पहुंचा सकते हैं। तो सिर्फ फैमिली की मुलाकात होती है। मैंने आपको बताया कि 2 महीने से तो लॉयर्स की भी मुलाकात नहीं हुई। बाकी ट्रायल्स के दौरान जब वो आती हैं तो वहाँ पे तो ओपन में बात होती है, वहाँ सब जर्नलिस्ट भी होते हैं और बाकी सब लोग भी होते हैं, तो वहाँ पे भी बीबी ने नहीं कहा। और फैलाया गया कि बीबी ने फैमिली के थ्रू पैगाम पहुंचाया कि जी इनको सीट दी जाए, तो वो बिल्कुल फैमिली ने, मैंने बल्कि सलमान अकरम राजा तब भी उनको भी कन्वे किया कि जी फैमिली की तरफ से बीबी ने कोई ऐसा पैगाम नहीं पहुंचाया। तो आई एम 100% श्योर कि बुशरा इमरान की तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया। अच्छा मरियम साहिबा, एक लिस्ट के हवाले से ना एक बड़ी कंफ्यूजन है। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि खान साहब ने फाइनल की है लिस्ट, और जो खान साहब के तर्जुमान है वो कल मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये लिस्ट पीटीआई की लीडरशिप ने फाइनल की है, लेकिन खान साहब ने इसकी तौसीक की है। किसकी बात का एतबार किया जाए? कौन सही कह रहे हैं मरियम साहिबा? बड़ी ऑब्वियस बात है कि अगर बहुत सब चीजें ट्रांसपेरेंटली हो रही थी, एंड प्लीज लेट मी असर्ट हियर कि मैं जब ये बात करती हूँ तो मैं एज अ बुशरा इमरान की बहन के अलावा, मतलब उसके, बल्कि ये बातें मैं सिर्फ एज अ पीटीआई वर्कर करती हूँ, नॉट एज हर सिस्टर, क्योंकि एज अ सिस्टर आई डोंट लाइक टू इंटरफियर इन पार्टी पॉलिटिक्स। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि ये तो खान साहब ही हमें बेस्ट बता सकते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को ट्रस्ट किया, लेकिन जो लिस्ट उन तक गई, क्या उनको ये कहा गया कि पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आई है, जबकि पॉलिटिकल कमेटी ने उसको रेटिफाई नहीं किया था। जहां तक मुझे पता है पॉलिटिकल कमेटी में कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं हुआ था कि कहा जाए कि जी ये लिस्ट फाइनल थी। तो ये अब अगर इतनी ट्रांसपेरेंट लिस्ट होती तो खान साहब को मिलने दिया जाता बाकी पार्टी लीडर से और डिस्कशन होती और फिर अप्रूव होती। द होल मोडस ऑपरेंडी अराउंड इट इज वेरी सस्पिशियस। ठीक, मरियम साहिबा, एक और मामला ये भी है कि जो केसेस चल रहे हैं इनकी फ़ी कौन अदा कर रहा है? क्योंकि कुछ दावे ये हो रहे हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब, इन्होंने 12 करोड़ रुपए दिए हैं। शेर अफजल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में कह के गए कि वज़ीर आला ने अपनी ज़मीनें बेची हैं और फिर केस की फ़ी अदा की है। आप फैमिली मेम्बर भी हैं, आप बताइएगा कितने पैसे किस मद में किस किस को अदा किए गए हैं? आखिर मुझे इसमें अकाउंटिंग डिटेल्स तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और बिलियनियर्स भी हैं और मिलियनियर्स भी हैं, और वो खान साहब के लिए डोनेशंस, उनके चाहे वो लीगल कॉज हो चाहे फिलॉन्थ्रोपी कॉज हो, वो देने को तैयार रहेंगे। उसमें किसी का एहसान खान साहब की ज़ात पे नहीं है, क्योंकि खान साहब जो जेल काट रहे हैं वो कौम के लिए काट रहे हैं, कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं काट रहे हैं। वो हो जाए या उनकी बेगम हो जाए या बाकी जो हमारे कैदी हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और जब ये लोग डोनेट करते हैं तो वो पाकिस्तान की कॉज के लिए करते हैं, खान साहब की ज़ात के लिए नहीं करते। जैसे शौकत खाना को डोनेशन होता है वो चैरिटी के लिए होता है। तो किसी का भी ये कहना कि वो खान साहब की लीगल फी कर रहा है और कोई उस पर कोई एहसान है खान साहब के ऊपर, तो ये गलत होगा। या किसी को इसलिए टिकट दी जाए, मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी लीगल फंड पार्टी का क्रिएट हो और उसके थ्रू कॉल जाए तो देयर विल बी मिलियंस रेज्ड इन नो टाइम। तो किसी का कोई एहसान खान साहब के ऊपर नहीं है जिसकी वजह फील करें ऑब्लाइज्ड कि वो उसको उसकी वजह से टिकट दें। मैडम, कोई ना कोई तो होगा ना जो ये करोड़ों की लेन देन कर रहा होगा, पैसों के मामला देख रहा होगा। कौन देता है करोड़ों की फीसेस? नहीं, मैंने आपको बताया, मुझे सिर्फ ये पता है कि जो पार्टी का लीगल फंड है वो ऑपरेट
वो ऑपरेट होता है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ उमर अयूब साहब एंड शिबली साहब। वो पार्टी फंड से, जो लीगल फंड है वहां से पैसे जाते हैं। कितने गए हैं, क्योंकि ये मेरा कंसर्न, मतलब इस तरह की मैं पार्टी की लीडर नहीं हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मैं पार्टी की वर्कर लीडर नहीं हूँ, उसका पता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पता होता तो मैं जरूर बताती। चलिए ठीक है, इस वक्त क्योंकि सेनेट का मामला चल रहा है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुकाबलेबाजी हम देख रहे हैं वो कारकुनान की और 62 लोगों के दरमियान मुकाबलेबाजी देख रहे हैं, आप क्या समझती हैं इरफान सलीम या खुरम ज़ीशान, इनको टिकट मिलना चाहिए? जी, दोनों को मिलना चाहिए। मुझे पता नहीं कि काउंट जो इसमें इस वक्त अलाउड सीट्स हैं कंटेस्ट करना है, या आई थिंक इट शुड बी कंटेस्ट जो होना चाहिए उसमें जो अपोजिशन जिसको मैं कहती हूँ फॉर्म 47 वाली, उनके साथ तो कोई हैंडशेक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एन ओपन कॉन्टेस्ट, और उसके लिहाज से जितना भी बनता है काउंट, आई थिंक इट वाज बिटवीन 5 to 9, वो उन वर्कर्स को देना चाहिए जो ऑन है खान साहब के साथ, जिन्होंने स्टैंड लिया है, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ इस पर आ गया। मुझे आखिर में ये भी फरमा दीजिएगा, अभी एक और वाक़या हुआ है, बुशरा बीबी के साहबजादे ने अपने मुलाजिम को गोली मारी है, इस वक्त वो अब जेल में है, गिरफ्तार हैं। यकीनन बीबी को बताया होगा, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मामले पर? किरण, मैंने आपको बताया ना कि लास्ट वीक की तो मुलाकात नहीं हुई बीबी से, और उसके बाद जो ये वाकया हुआ है उसके बाद अभी तक फैमिली उनसे नहीं मिली। तो जो उनको बताया, और वकीलों की भी मुलाकात नहीं हो रही है, वो तो खुद खान साहब की तरह एक आइसोलेशन में है। आपको ये पता होगा कि बीबी को और खान साहब को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है, और आइसोलेशन इज ऑल्सो टॉर्चर, इस पर भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। तो जब वो मिलेंगे और उनको बताया जाएगा, फिर देखेंगे उनका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आती कि सब यही क्यों बोलते जाते हैं कि बुशरा इमरान का बेटा है। बुशरा वो खावर मानिका का बेटा है, ही हैज बीन विद हिज फादर फॉर 7 years। और जो भी वहां पे वाकया हुआ, टू बी ऑनेस्ट मुझे उसकी डिटेल्स मालूम नहीं है। ये तो जब आगे बड़े की तफ्तीश होगी तो पता लगेगा। आई रियली डू नॉट नो। लेकिन हर चीज के ऊपर हर चीज को एसोसिएट कर देना बुशरा इमरान से, भी नो वेरी वेल कि क्यों किया जाता है, बट ये एनी केस उन तक खबर नहीं पहुंची हुई। उनके पास तो टीवी भी नहीं है ना किरण, कि वो टीवी देख रही हैं और उन तक खबर पहुंचे। तो इस वजह टीवी है ना, उनको तो बिल्कुल आइसोलेट इन्फॉर्मेशन से और लोगों से किया। ये खावर मानिका के बेटे, लेकिन बुशरा साहिबा के भी बेटे हैं, इसी वजह से क्योंकि कुदरत की तरफ से उनको एसोसिएट किया हुआ है। तो मरियम साहिबा, इस वजह से आपसे ये सवाल पूछा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी, मौक़िफ़ दे रही थी जो कि मिशाल यूसुफजई के हवाले से है। बुशरा बीबी साहिबा का इस सारे मामले में क्या लेना देना है उस पर बात हो रही थी। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है, स्टेटमेंट भी है, और जिसके नतीजे में एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुरखरू ठहरा है। सच पर एक और स्टैंप लगी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कल रात व्हाइट हाउस में गुफ्तगू की है और तस्दीक की है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए थे। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare, and it was getting bigger and bigger. And we got it solved through trade. इससे पहले नाज़रीन, फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी तस्दीक की, मोदी सरकार मानने से इनकार करे हैं। BBC, द इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई आलमी जरीदे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है। अब मोदी सरकार ने सबके मुंह पर झुटलाया है, हालांकि खुद भारतीय अस्करी हुक्काम तैयारों के वो तस्लीम कर चुके हैं। अब ये जो अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के मौक़िफ़ में वाज़े फ़र्क न सिर्फ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में ख़लीज को वाज़े कर रहा है, बल्कि मोदी के सियासी मुस्तक़बिल पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ये आज भारतीय प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, मोदी जी अब तो सच बता दें 5 जहाज़ों के गिरने की हकीकत क्या है। कांग्रेस इस पर लिख रहा है कि अमरीकी सदर कहते हैं 5 तैयारे गिराए हैं। ट्रंप ने 24वीं बार ये दावा किया है कि पाक भारत जंग उन्होंने रुकवाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी अब भी खामोश है और यकीनन खामोश ही रहेंगे, क्योंकि सच बोलेंगे तो फिर अपने लोगों को उनकी अपने लोगों की तस्लील होगी, उनकी तस्लील होगी। झूठ उनका दुनिया बेनकाब करती जा रही है, लेकिन उनकी शायद आफियत इसी में है कि वो खामोशी इख्तियार करें या फिर झुटलाते रहें। बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है, प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मलिक साहब, सबसे पहले ज़रा इसी मामले पर बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब ये तैयारे गिरने वाली बात कर दी है, तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उस पर एक और उन्होंने स्टैम्प कर दी है, और एब्सोल्युटली हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सर,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है और एब्सोल्युटली करेक्ट है, और ये मेरे ख्याल से तकरीबन 24वीं मरतबा है जब सदर ट्रंप ने इस चीज़ का जिक्र किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीज़ फायर है उसमें कलीदी किरदार अमेरिका ने अदा किया, और बिल्कुल उन्होंने ये अदा किया, और दीगर इत्तेहादी भी थे, दीगर दोस्त ममालिक भी थे जिस तरह आप जानती हैं। लेकिन भारत का ये डिनाई करना और एक ऐसे डिनाइबल स्टेट में रहना या डिनाइबिलिटी क्लेम करना कि कोई जहाज़ नहीं गिरे थे, और फिर वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उस क्लेम का तूल पकड़ जाना, और फिर ना सिर्फ उनकी अपनी अफवाज से बल्कि उसके साथ साथ दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात की तस्दीक करी, और अब तो मेरे ख्याल से स्टैंप ऑफ अप्रूवल जो था, जो कसर रह गई थी, वो सदर ट्रंप ने पूरी कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल नेशन है और हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर हैं। हमने कभी बोस्ट नहीं किया, लेकिन हमने बिल्कुल ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, हमारी लीडरशिप के टाइमली डिसीजन से और अफवाज पाकिस्तान की महारत की वजह से और उनकी जो उन्होंने एक्शंस लिए उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान ने जो फातेह करार पाया पाकिस्तान, वो उस बदौलत है। तो कम अज़ कम आज दुनिया पूरी इस बात की तस्दीक कर रही है और तायीद कर रही है, लेकिन मोदी या गोदी मीडिया या मोदी हुकूमत अभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से अब इट्स हाई टाइम नाउ कि उनको ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अपनी कौम को जो है एतमाद में लेना चाहिए, और हकायक जो हैं वो जैसे भी हकायक हैं वो उनको बताने चाहिए। सुबकी हुई है भारत की, को एतमाद में अपने लिए बदएतमादी पैदा हो जाएगी ना। मुझे ये बताइए, अब जरा सेनेट के मामले पर आ जाते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मामला फाइनलाइज हो गया, अब 6 और 5 का नंबर सामने आ गया, लेकिन अब जो सिनेरियो पैदा हो रहा है पीटीआई के अपने अंदर की तरफ से, तो इससे तो लगता है कि शायद वो बात पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तला महमूद कह रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर नाराज रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? अब बिला मुकाबला वाली शिक तो शायद खत्म हो जाएगी। हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए और जो बातचीत हुई इस तमाम तर मामले के ऊपर, और जो एक फार्मूला, वर्केबल फार्मूला था, जो एक एडजस्टमेंट थी, बिल्कुल हमने उस फार्मूले के तहत जो नंबर्स मौजूद थे पार्लियामेंट में, हमने उनको कहा कि वाज़े तौर पे ये इसकी वर्किंग बनती है, और आपकी सीटें जो हैं वो इतनी हैं, हमारी सीटें इतनी हैं, तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग को कर्ब किया जाए और हॉर्स ट्रेडिंग को परवान न चढ़ने दिया जाए, तो लेट्स गो हेड विद दिस वे। तो उस पर काफ़ी बैक एंड फोर्थ रहा और फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ। लेकिन अब उस पार्टी के अंदर जो टिकट ट्रेडिंग हुई है किरण साहिबा, वो एक अजीब अलमिया है। वहाँ पे जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो हकीकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनका हक था, उनको शायद इससे महरूम रखा गया, और दीगर लोगों को जो है वो ला के ये टिकट्स दे दिए गए। तो अब हकीकत क्या है? इस पार्टी के अंदर इतना एक तजब्जब है और इतनी कन्फ्यूजन है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन का प्लान बी भी है, और जिस तरह आपने देखा कि बिल्कुल एक प्लान तो ये भी है कि यहाँ पे आप अपोजिशन और उस सूबे की हुकूमत या जो उनके वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट्स मिले हैं, हम बिल्कुल जो अरकान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करें, जो वहाँ के MPs हैं, कि वो इन्हीं कैंडिडेट्स को वोट्स दें और हमारे कैंडिडेट्स को वोट्स दें। तो स्ट्रैटेजी तो यही है, जो मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अलबत्ता वहाँ पे ये खदशात भी मौजूद हैं कि कुछ MPs जो हैं वो गालबन शायद अगर ये रिजर्व में जो कैंडिडेट्स थे या जो कैंडिडेट्स क्लेम करते हैं कि हम अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करेंगे या कागज़ वापस नहीं लेंगे नामजदगी के, तो फिर उनकी तरफ ही वोट जा सकती हैं। लेकिन फिर हमारे पास प्लान सी भी है इस हवाले से, और बिल्कुल आज़ाद अरकान मौजूद हैं। हमने तो अपनी 5 सीटें पूरी करनी है। आपने 5 सीटें पूरी करने के लिए, फिर चाहे वो ज़मीर जाग रहे हों या फरिश्ते वोट डाल रहे हों, फिर आपने अपनी 5 सीटें पूरी करनी है। कल गवर्नर साहब भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि फिर 6ठी सीट के लिए भी कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा डिटेल में जाना मुनासिब नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि मैंने ये कह दिया कि 5 सीट्स तो हमने एयर मार्क की हैं, जो 5 सीटों का एज पर फॉर्मूला, एज पर नंबर्स जो हमने बताया है, लेकिन 6ठी सीट भी आती है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। अच्छा मलिक साहब, ऑपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो फॉर्मूला तय पाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2, JUIF की 2 और आपकी 1, तो आगे मिलकर इलेक्शन लड़ने के का मामला आपने फाइनलाइज किया है, और फिर अगले इलेक्शन में फिर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा उस हवाले से, कुछ इस
तरह के मामला तय पाएं कि आपकी नशिस्तें कम, पीपल्स पार्टी को 2 मिल रही हैं? नहीं, देखिए हमने तो वैसे ही दिल बड़ा किया है और JUI को 1 सीट हमने वैसे ही इजाफी तौर पे, आपने देखा होगा अखबारों में भी और ख़बरों में भी वो चीज़ हाईलाइट हुई कि हमने विड्रॉ कर लिया और हमने कहा कि ये JUI को चली जानी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब अपोजिशन थोड़े अपने दिल खुले करे तो ज़ाहिरी बात है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें वर्केबल हो जाती हैं। तो एक आधी सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तमाम तर मामले के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्योंकि हम इत्तेहादी हैं वफाक में भी, तो ज़ाहिरी बात है कि हमने ये तमाम तर एक वर्केबल सोल्यूशन जो है उनके साथ बैठ के और फिर JUIF को भी ऑन बोर्ड लिया। तो ज़ाहिरी बात है कि एक वर्केबल सोल्यूशन था और ये डिसीजन पार्टी की लीडरशिप का था। तो एक आध सीट इजाफी हो जाना या एक आध कम हो जाना, मैं नहीं समझता कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा मलिक साहब, एक और भी बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये 1 साल लेट हो रहे हैं, 2024 में ऑलरेडी सेनेटर्स मुंतखब हो चुके हैं, तो अब फॉर्मेशन क्या होगी या इनकी मुद्दत कितनी होगी? ये बाकी असेंबलियों में 2024 में हो गया, उनकी मुद्दत जब खत्म हो रही होगी तो साथ साथ इनकी भी खत्म हो रही होगी या इनको एक साल दिया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, होगा क्या? नहीं, देखें किरण साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। मैं समझता हूँ जो एटलीस्ट मेरी बेयर रीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की या जितनी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने देखा है, तो बिल्कुल इसकी मुद्दत उतनी ही रहेगी। ये डिले हुआ था सेनेट इलेक्शन का रिजर्व सीट्स के मामले से। अब रिजर्व सीट्स का भी मामला अगर आप देखें तो जो अरकान बहाल हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो ख़वातीन की सीट्स थी या इवन के माइनॉरिटी की सीट्स थी, अब उसमें भी अगर आप देखें तो उनकी मुद्दत तो इस असेंबली की हद तक ही होगी, नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली की बात करूं, लेकिन सेनेट की भी उसी हिसाब से होगी। ये नहीं हो सकता कि अभी वो ओथ लें। हाँ, एट सम पॉइंट ये शायद चैलेंज जरूर करें कि इसका टाइमलाइन या इसका टेन्योर बढ़ा दिया जाए साल से, क्योंकि इन्होंने ओथ लेट लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सेनेट इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक वक्त पे हुए थे, इधर नहीं हुए, और वो इसी सूबे की हुकूमत की वजह से नहीं हुए थे, इन्होंने ही नहीं करवाए उस वक़्त। तो जाहिर बात है कि अब उसका बेनिफिट 1 साल और या 1.5 साल और टेन्योर नहीं लिया जा सकता। ये उसी वक्त ही इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा जब दीगर का ख़त्म होगा, और वो 6 साल की ही मुद्दत होगी, इंक्लूडिंग दिस टाइम दैट दे हैव लॉस्ट। ठीक है, यानी ये रिवायत नहीं बनने जा रही है कि अब सेनेट के इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अलग हो रहे हैं और बाकी तमाम मुल्क में जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। इनकी मुद्दत वही रहेगी जो 2024 में सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, उनकी जो मुद्दत है यानी 6 साल की। अब साथ ही मौजूद रहेगा मलिक साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। अकील मलिक साहब, सर ये बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त का मुमकिन एहतजाज करने जा रही है, उसको रोकने के लिए हिकमत अमली आपकी क्या होगी? राब्ता हो रहा है किसी तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि कैसा एहतजाज, कौन सा एहतजाज, ये एहतजाज कैसा एहतजाज है जो तारीख पे तारीख का जो है इस पूरी तहरीक को उस पर बेस्ड कर दिया है, और ये तारीख पे तारीख ही दिए जा रहे हैं इस पूरी तहरीक को। और वजह यह है कि पहले कहा गया छोटी ईद, बड़ी ईद, फिर कहा गया अशूरा, अशूरा से पहले, अशूरा के बाद, फिर कहा गया कि अभी जो है एहतजाज शुरू नहीं होना, एहतजाज बाद में शुरू होना है, फिर 90 दिन की आगे टाइमलाइन, फिर 5 अगस्त का कह दिया। तो ये इतना एक कन्फ्यूजन परसिस्ट कर रही है। स्ट्रीट पे यकसर सिचुएशंस जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। इनके पास ना स्ट्रीट पावर है, ना इनके साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं इस पूरी एक कन्फ्यूजन स्टेट में। ये इनकी जो हिकमत अमली होगी, अभी तो कुछ दिन इसमें बाकी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एहतजाज तो ऑन गोइंग है। ये कैसा एहतजाज है? क्या ये एहतजाज भी फ्रॉम होम है या वाक़तन कोई ऑन ग्राउंड जो है कोई एहतजाज नज़र आ रहा है आपको? मैं नहीं समझता कि कोई एहतजाज की सूरत हाल बनने वाली है। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। कहा गया पूरे मुल्क गिर एहतजाज होगा और वो तूल पकड़ेगा 5 अगस्त तक। तो किरण साहिबा, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि इनकी जो हिकमत अमली होगी, हम फिर उस हिसाब से ही उसी ज़बान में ही इनको जवाब देंगे और बिल्कुल आनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथों में ले। जी मलिक साहब, जरा एक अवामी मसला भी है, इस पर भी बात कीजिए। चीनी की कीमत, हुकूमती दावे भी आए सामने, लेकिन उसके बावजूद भी 200 रुपए किलो बरकरार है अभी भी। तो सर तयन कर सकिए हुकूमत की ये करप्शन की वजह से हुआ है या गलत फैसलों का नतीजा है? और फिर साथ साथ ये सर कि 135 से 200 रुपए तक कीमत जाना, आप समझते हैं हुकूमती नाकामी है सर? ये उसी को देखते हुए, इस सारी सिचुएशन को एड्रेस करते हुए वज़ीर
आज़म वज़ीर आज़म ने उसकी कीमत को, जो एक फ़िक्स कीमत थी, एक नेगोशिएशंस के थ्रू शुगर मालकान के साथ या उनकी एसोसिएशंस के साथ जो बैठ के एक एग्रीमेंट किया कि इससे ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ेगी, तो हम तो उसको इंश्योर कर देखेंगे कि वज़ीर आज़म स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। वज़ीर आज़म इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे आप कह रहे हैं, चलें अल्लाह करे कि हमें वो एक्शन नज़र भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन बढ़ूंगी, रेहाम खान साहिबा जो कि बानी है पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी की, अभी कुछ रोज़ पहले ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ रेहाम आपकी। सबसे पहले अपनी पार्टी के हवाले से बताइए, चंद दिन पहले आपने ये ऐलान किया लेकिन कोई आपने मैनिफेस्टो नहीं बताया इसका सामने, मौजूदा निज़ाम में क्या तब्दीली लाने की ख्वाहिशमंद हैं आप? नहीं, तब्दीली का लफ्ज़ मेरा ख्याल है कि एक्सपंज किया जाए। मैं बेसिकली मैनिफेस्टो इंशाल्लाह कल हम एक और प्रेस क्लब में रिक्वेस्ट आई है और वहाँ हम अपना जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो अनवेल करेंगे और फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम मैनिफेस्टो अनवेल करेंगे। और मैनिफेस्टो अगर मैं एक जुमले में आपको बताऊं तो उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मैंने महसूस किया कि मिडिल क्लास की कोई जमात नहीं है। अशरफिया के लिए सब बोलता है और अशरफिया की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये एक अपवर्ड मोबिलिटी की ख्वाहिश है कि हमारी जो मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं वो जिस तरह से क्रश हुई हैं, कोई जमात भी जो 24 करोड़ अवाम है उसके इंटरेस्ट की बात नहीं करती। तो दिस मैनिफेस्टो इज ड्रिवन बाय अपवर्ड मोबिलिटी। और ये 2029 के इलेक्शन की तैयारी है। देखिए किरण, बहुत से लोग बड़े घबरा गए हैं और मैं तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट और मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, बिकॉज मेरी जो एम्बिशन है ना वो इतनी मतलब बड़ी है कि वो सिर्फ इतनी छोटी एम्बिशन नहीं है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। ये पावर में आने की इतनी छोटी एम्बिशन नहीं है, ये उस किस्म की एम्बिशन नहीं है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरियां होती है और उनकी एक कोशिश होती है। तो मैं एक्चुअली बतौर सहाफ़ी आपसे कुछ चीज़ छुपा नहीं रही, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक इट वेरी स्लोली, बिकॉज मेरे लिए ये है कि पूरा एक माशरे में हम एक माइंड सेट बनाएं, सोसाइटल चेंज लाएं कि जहां आपको समझ आए कि जी ये लोग आपके नुमाइंदा नहीं हो सकते क्योंकि ये आपके हल्के से नहीं आए। तो अगले इलेक्शंस तक थोड़ी बहुत हमें प्रिपरेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ अगले इलेक्शंस की नहीं सोच रही, मैं अगले 20-25 साल अपनी जिंदगी में, लेकिन अपने जाने के बाद भी मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में ये रिवाज बदले कि आपका बाप अगर सियासत में है या आप खरीद सकते हैं कोई सीट, या कि आपने कोई बाप अडॉप्ट कर लिया है, किसी की गोद में आप पल रहे हैं, ये रिवाज बदलना जरूरी है। सो ये एक ऐसी मुहिम है जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आगाज अब करूँ, लेकिन मैं रहूँ ना रहूँ ये चलती रहे। सही, आप साथ ही मौजूद रहेगा रेहाम। हाँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मौजूदा हुकूमत पर आपकी राय क्या है और आपके साथ कौन चल रहा है इस पर बात करेंगे। रेहाम खान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। रेहाम, ये बताइए मौजूदा हुकूमत की इस वक्त परफॉर्मेंस पर क्या राय रखती हैं आप? तो या गवर्नेंस तो है ही नहीं। आई एम नॉट हियर टू अटैक अदर पार्टीज। ये लोग सारे घबरा रहे हैं, लेकिन मेरा मुकाबला इनके साथ नहीं है। ये लोग जो गेम्स खेलना चाह रहे हैं कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, ये करते रहे, लेकिन ये गवर्नेंस तो नहीं है ना। कौन सी गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट होती या गवर्नेंस होती तो जो शुगर के साथ इन्होंने किया है, जो दिसंबर 2024 में हुआ है और अब जो नवंबर 2025 में होगा, ये गवर्नेंस तो नहीं है। गवर्नेंस तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। तो ना तो ये गवर्नेंस कर रहे हैं ना इनसे पहले वाले गवर्नेंस कर रहे थे। और आई डू थिंक इससे पहले कि मैं कहूँ कि ये गलत और वो गलत, ये बेचारे इनकॉम्पिटेंट है। देखिए किरण, ये वो लोग हैं कि हम जैसे आप जैसे जिन्होंने कम्पिटिटिव फील्ड्स में आके नौकरियां हासिल की हैं मेरिट के ऊपर, ये वो लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको कोई नौकरी ना देता, इसलिए हमने इनको पार्लियामेंट में विराजमान कर दिया है। सो दिस इज दे आर जस्ट pretty useless. So बात ये है कि
ऑफ कोर्स मैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द लॉ बात करना चाहती हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल के मैं कहूँगी जी सबको लटका दो और सबको जला दो, दैट इज जस्ट यू नो, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिकल पर्सन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं कह रही हूँ, जब लोगों ने मुझसे पूछा कि स्लोगन क्या होगा पार्टी का, मेरा स्लोगन, यू नो, आई एम नॉट इनटू लाउड सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, बट आई सपोज आप कह सकते हैं कि मेरा जो अल्टीमेट गोल है, मोटिव है, मोटिवेशन है, वो ये है कि ये पार्लियामेंट का चेहरा बदले। यू नो, यहाँ आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सिर्फ वो मौरूसियत नहीं है जो बड़े बड़े नाम है कि आपको लगता है सिर्फ मरियम नवाज है और बिलावल भुट्टो है, नहीं, मौरूसियत इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, मुझे बताइए, पाकिस्तान में सियासत करना आसान नहीं है, तो आपके हस्बैंड की क्या राय है इस सारे मामले पर? क्या वो भी आपके साथ पॉलिटिक्स में एंट्री दे सकते हैं? देखिए, जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। मेरा ख्याल है कि मेरे हस्बैंड का तो खैर आई डोंट नो कि उनकी सपोर्ट शुक्र है कि मुझे मिली है। मैंने बड़े टाइम लगा के डरते डरते उनको बताया कि दिस इज माय इंटेंशन, और वो खुद भी समझ गए कि इसको तो मैं नहीं रोक सकता, ये तो पहुंच जाएगी, घुटगी पहुंच जाएगी खुद, ये तो पहुंच जाएगी किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो शुरू में ऑफ कोर्स यू नो उनकी थोड़ी सी रेजर्वेशंस थी। जाहिर है आपको पता है कि मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, उनकी फैमिली भी सारे बाहर सेटल्ड हैं, तो उनको शुरू में तो नहीं समझ आती थी कि मैं पाकिस्तान के पीछे क्यों बगैर खुश नहीं रह सकती, और मैं क्यों, लोग तो शुरू में मुझे कहते थे कि तुम लोगों को बहुत टाइम देती हो, तुम हर एक के साथ बैठ जाती हो, उनका मसला हल करने की कोशिश करती हो। बट देन ही रियलाइज्ड कि दैट इज माय कॉलिंग इन लाइफ। मुझे खुशी कहें या मुझे, मैं खुश नहीं रह सकती ये सोचते हुए कि जी मेरे दरियाओं में लोग गंद फेंक रहे हैं, या मेरे बच्चे जो हैं उनको तालीम नहीं मिल रही जिस तरह की तालीम मेरे बच्चों को मिली। तो उनकी सपोर्ट है, पॉलिटिक्स का मेरे साथ कोई इंटरेस्ट का इजहार नहीं किया। अच्छा रेहाम, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देख रही, फिर जो इस वक्त मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है इसको भी आप दुरुस्त नहीं समझती, तो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए फॉर्मूला है क्या आपके पास? देखें किरण, बात यह है कि मैंने आपको कहा ना कि मेरी जो मोटिवेशन है वही मुख्तलिफ है ना। मेरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग क्यों कामयाब होना चाहते हैं कि जी मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरे पास इक्तदार आ जाए, लेकिन क्या फायदा है इक्तदार का? आज जो वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं उनको तो टीवी पे कोई कवरेज ही नहीं मिलती, उनको पता ही नहीं है कि वो वजीर आजम है। नहीं, आप लोग भी भूल गए हैं, टीवी वाले भी वजीर आजम को भूल गए, उनकी अपनी पार्टी भी भूल गई है कि वजीर आजम कौन है। तो आई होप कि उनको उनकी बीवी रिमाइंड कर रही हो, जैसे पहले वजीर आजम को उनकी बीवी तो रिमाइंड कर देती थी। बट बहरहाल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू रियलाइज कि एनीवन इन देयर सेन माइंड, यू नो, पता नहीं ये इनको क्या हो गया है। पहले वो हमें हाइब्रिड निज़ाम की कसीदे पढ़ रहे थे, अब उनको हाइब्रिड निज़ाम नहीं अच्छा लगता। आज ख्वाजा आसिफ को हाइब्रिड निज़ाम की, यू नो, ये तो एक, इसका मतलब है आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मतलब इसलिए तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं आता ना। पॉलिटिकल लीडर या कोई भी लीडर हो, वो देखिए ना, एक प्रिंसिपल होता है, तो वो प्रिंसिपल कहे कि जी नहीं मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं पीएन हूँ, इसलिए तो आप प्रिंसिपल नहीं बनते। सो मुझे आप हाइब्रिड निज़ाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, चले आप अपनी पार्टी के हवाले से बताएं कि मौजूदा सियासी जमातों में से किसी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, इंक्लूडिंग पीटीआई? देखिए, मैं एक्चुअली आजकल तो जिस किस्म से, मतलब देखें, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी फेयर पर्सन। अगर कोई बंदा गलत काम करेगा और किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक होगा, मैं उसको तनकीद का निशाना बनाऊंगी। और अगर कोई शख्स सही काम करेगा या उसकी एक्चुअली जेन्युइनली कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, पीटीआई के बहुत से ऐसे लोग हैं किरण, आपको पता है कि 9 मई के बाद जो लोग पैराशूट करके आए हैं, चाहे उनकी कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे या फिर कोई लॉयर है, ये तो पीटीआई नहीं थी। अच्छा रेहाम, मौजूदा तहरीक इंसाफ के साथ ना सही इमरान खान के साथ इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिसके साथ नजरियाती इख्तिलाफ हो उसको तो दोस्त भी नहीं रखना चाहिए। तो ये तो ऑब्वियसली यू नो एक पॉइंटलेस क्वेश्चन है। आई एम नॉट एंटी स्टेट। आपकी जो फौज है उसका एक रोल है, और अगर कोई भी चाहता है कि उस फौज के अंदर कू हो या स्प्लिट हो, या अगर आप न्यूक्लियर वेपन डिटेरेंट को नहीं मानते, तो वो तो एक डीप स्टेट इशू है। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट कि आप एस्टैब्लिशमेंट के पपेट बनना चाहें, दो कंप्लीटली मुख्तलिफ चीजें। लेकिन जो आपकी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो, और यही इश्यूज थे। अच्छा, ये बताइए ना कि आप किसको अपना कॉम्पिटिटर समझती हैं, टफ चैलेंज किसको समझती हैं, और किस हल्के से अपनी सियासत का आगाज करने जा रही हैं आप?
देखिए किरण, मैंने तो किसी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ और मेरा मुकाबला इनके साथ नहीं है। मैं इनको कोई टफ टाइम देने के लिए नहीं आई, मेरी डायरेक्शन ही कुछ और है। मैं सिर्फ पार्लियामेंट में नए चेहरे, जेन्युइन चेहरे लाने के लिए आई हूँ। मैं ये जो कर रहे हैं ना अपनी गेम्स, अपने बेटे बेटियों को, बहनों को, बीवियों को लाएं, करते रहें। मैं तो अगले 10-15 साल के लिए प्लानिंग कर रही हूँ ना, मैं तो अगले 30 साल के लिए प्लानिंग कर रही हूँ। सो मेरा इनके साथ मुकाबला नहीं है। मैं तो इनके साथ मुकाबला करना ही नहीं चाहती। आई हैव नथिंग टू डू, आई डोंट इवन लुक एट व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज दे आर ऑल डूइंग द सेम थिंग। मेरा हल्का आपने पूछा तो मेरा हल्का अभी मैंने इसके बारे में वाकई नहीं सोचा। ये पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी ये भी डिसाइड करेगी कि क्या मुझे किसी हल्के से खड़ा होना भी चाहिए कि नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि हल्का जिसका है उसका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा जहां से ताल्लुक है वहां पे अगर किसी की अच्छी सियासत है और उसकी अच्छा हल्का मजबूत है, हल्के को आई माइट not want to damage that. अच्छा, if I'm not wrong, अभी भी आपके पास आप इस वक्त डुअल नेशनल हैं, तो अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटी कब छोड़ने जा रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आपको नेशनैलिटी तो छोड़नी पड़ेगी। Obviously, लेकिन बात ये है किरण कि a lot of people don't know कि नेशनैलिटी तो बड़ी छोटी चीज़ है। मैं तो अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ और मेरे लिए तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, यू नो, आई डोंट नो वेदर यू आर अ मदर, लेकिन आपको पता है बिना डिफिकल्ट थिंग मेरी ज़िंदगी में। मैंने तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बड़ा हैंड्स ऑन तरीके से पाला है। बिल्कुल अकेले पाला है। मैं ही उनका बाप हूँ, मैं उनकी माँ हूँ, दादी हूँ, फ्रेंड हूँ। तो नेशनैलिटी तो बड़ी छोटी सी, लेकिन फिर भी छोड़नी तो आपको पड़ेगी ना। तो सोचा है कब छोड़ेंगी? देखिए डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शंस जब होते हैं और अगर पार्टी समझती है कि मुझे हल्के के लिए कंटेस्ट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं। इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं तो वो तो जाहिर है हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना तो नहीं चाह रहे, कोई लॉ से मुबर्रा तो नहीं है। मैं ऑब्वियसली शौकत अजीज तो नहीं हूँ। अच्छा, हम इस बात में कोई शक नहीं है कि आप खान साहब से शादी से पहले भी एक जाना माना नाम थी, आपको सहाफती दुनिया में लोग जानते थे। लेकिन अब सिलसिला ये है कि आपकी चाहे बुक लॉन्च हो, चाहे आपकी शादी हो, या फिर आप पार्टी बना रही हो, आपको लिखा या जाना या बुलाया उसी नाम से जाता है कि इमरान खान की साबिका एहलिया। तो आपको इस पर कोई एतराज़ है या आपके लिए ये ठीक है? ओके किरण, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ? मुझे तो एतराज़ात होते, लेकिन मैं समझती हूँ कि कभी जब इंसान पब्लिक डोमेन में आ जाता है, खास तौर पे जब कोई औरत होती है, खास तौर पे जब वो औरत स्क्रीन पे आती है। अब आप देखिए कि कुछ एंकर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं जो कि स्क्रीन पे बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं और लोग समझते हैं उफ इतनी खतरनाक औरत, इसके ऊपर कोई हाथ उठा सकता है, इसको कोई रोक सकता है। तो खवातीन के लिए तो देखो ये चैलेंजेस आपको होते हैं, मुझे होते हैं, तो हमारे साथ तो ऐसे भी किसी को हमदर्दी नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा टेफ्लॉन कोटेड हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली। देखें बिकॉज मैं अब तो किसी की मौजूदा एहलिया हूँ और बहुत खुश भी हूँ। सो आई थिंक इट्स अनफेयर, लेकिन ये मिसोजिनी है, ये हमारे माशरे में नहीं, पूरे ग्लोबल स्ट्रक्चर में मिसोजिनी है। अच्छा, आपकी जो बुक रिलीज हुई या सामने आई वो जून 2018 में आई, इलेक्शन से एग्जैक्टली 1 महीने पहले, और कहा गया कि ये इलेक्शन को सबोताज करने के लिए रिलीज की गई है या उसका मुसवदा लाया गया। तो इस तारीख का इंतखाब करने की कोई खास वजह थी पीछे? बुक मेरी किरण बुक पब्लिश हुई थी 31 अगस्त 2018 हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की। आपको याद होगा कि बुक जो रिलीज की गई थी वो पीटीआई की ख्वाहिश थी। पीटीआई ने मई 2018 में अपना एक मुसवदा रिलीज कर दिया था, तो हम तो रेडी ही नहीं थे बुक रिलीज करने के लिए। हार्पर कॉलिंस जो हमें पब्लिशर मिला था वो तो काफी तवील मतलब काफी टाइम लगता है, तो उन्होंने पहले मई में बुक लीक करके उसका असर जायल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पब्लिसिटी दे दी। मेरा तो कोई इरादा नहीं था इलेक्शन से पहले रिलीज करने का, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी। पीटीआई ने की, उनके सिंगर्स, उनके एक्टर्स ने टीवी पे बैठ के अपना मुसवदा लीक कर दिया और फिर मुझे आई वाज ऑब्वियसली फॉर, बिकॉज वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे, तो तब आई देन सेल्फ पब्लिश। लेकिन लीगली जो प्रॉपर ऑफिशियल पब्लिशिंग हुई है वो तो 31 अगस्त 2018 को हुई है और फिर हमें बड़ी जल्दी कंप्लीट करनी पड़ी। ये तो पीटीआई की ख्वाहिश थी। अब ये उस वक्त उनका मीडिया था, उनका प्रोपेगेंडा बड़ा जबरदस्त है। वो तो ये भी कहते हैं, वो बहुत सी और बातें करते हैं, लेकिन देखिए ना, मैं तो 2014-15 से ये सारी बातें सुन रही थी और बुक तो 2018 में आई। तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, बल्कि इंकशाफ कर रही हैं कि आपकी किताब का मुसवदा लीक हो गया था। कैसे लीक हुआ था?
नहीं, मैंने कहा उन्होंने अपना मुसव्वदा, आपको पता है कि ये बैठ के टीवी पे उन्होंने कहा कि ये मुसव्वदा है। वो किताब ऑब्वियसली मेरी किताब से तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वो बातें तो मेरी किताब में नहीं थी, ये उनकी ख्वाहिश थी। अब उन्होंने शायद, क्योंकि इतने वो समझदार हैं, उन्होंने सोचा होगा कि इसका इफेक्ट जायल हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैंने किताब इलेक्शंस को इफेक्ट करने के लिए नहीं लिखी थी। मैंने तो बताया था, बरमला बताया था कि मुझे तो इलेक्शन से 1 साल पहले बताया गया था कि अगर किसी ने मुंह खोला, ये 10 साल प्लान है, शेरवानी पीटीआई के चेयरपर्सन को जा रही है, और अगर किसी ने कुछ किया, अगर किताब तो बड़ी दूर की बात, मुंह खोला तो उसको उड़ा दिया जाएगा। तो मैं तो जब मैंने ये सुना कि ओह ये तो वाकई सीरियस डेथ थ्रेट है। किसकी तरफ से डेथ थ्रेट सामने आई थी? मैं आपके पास बता सकती, मैंने बहुत दफा ये मुतादिद इंटरव्यूज में बताया है। आजकल तो मैं इसलिए बात नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर इतना वो ही इज द अंडरडॉग, तो मैं इट्स नॉट नाइस टू टॉक अबाउट। मैंने तो तब बात की थी जब लोग पावर में थे, तो ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी हुई थी, तो मुझे बड़े बरादराना मशवरे आए, और कुछ क्रिकेटर्स ने भी मुझे फोन करके कहा। आई रिमेम्बर कि एक क्रिकेटर ने मुझे फोन करके कहा कि आप पे मुझे बड़ा तरस आता है, आपकी 2 बेटियां हैं, आप जाए ना, रिलैक्स करें। अच्छा रेहाम, खान साहब के ऊपर नशे के हवाले से बड़े इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 साल बाकी सियासी जमातों के कायदीन के बरक्स गुजारे हैं जेल में, वो इल्ज़ाम भी गलत साबित हुए और कि जेल कटाई। किरण, मैं तो देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आपको इंटरव्यू अपनी पार्टी के बारे में बात करने के लिए और अपने फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए दे रही हूँ। मैं तो ना पीटीआई की न्यूज देखती हूँ, कौन कितने साल, कितने महीने, कितने दिन क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मेरी इतला भी है कुछ और आपसे बरक्स, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस समवन जो कि आप पावर में नहीं है। मैंने तब बात की जब वो पावरफुल थे। देखिए, आई एम अ ब्लू ब्लडेड पश्तून। हमारी ये रविश नहीं है कि हम जो अंडरडॉग हो, मुर्दे को नहीं लात मारी जाती, हम शान से जीने में बिलीव करते हैं। उस वक्त मैंने कहा जब वो पावरफुल लॉबी के साथ थे। तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हिम, हिज वाइफ, हिज किड्स, व्हाटएवर दे आर डूइंग, बिकॉज दैट इज बीनीथ मी। So I apologize, but I'm not going to discuss PTI. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेहाम खान, प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।